गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, नया क्लास जो शुरू हो रहा है इसमें क्या है बच्चों, हम स्टैटिक जीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बैंक हो गया या एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये ओनली रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है या एसएससी के लिए। बैंक एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आएगा, इसीलिए इसको देखना है तुम्हें और देखकर तुम्हारी स्कोर को कैसे बेहतर कर सकते हो उसके ऊपर सोचना है, ठीक है ना। ओके, चलते हैं बच्चों। स्टैटिक जीके का पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। वो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक। पहला क्वेश्चन है बच्चों डैम्स के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? डैम्स के ऊपर। डैम्स इन इंडिया, ठीक है। स्टैटिक जीके में एक टॉपिक होता है डैम्स इन इंडिया, उसके ऊपर के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2 है। तो इस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। जैसे पहला ए में क्या है, हीराकुद। हीराकुद कहाँ पे है, कौन से रिवर के? अच्छा, लिस्ट 2 में क्या है, लिस्ट 1 में डैम्स इन इंडिया और लिस्ट 2 में क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले देखेंगे बच्चों हीराकुद, पहला आ गया हीराकुद। जो हीराकुद डैम है वो कहाँ पे है? हीराकुद डैम 4, तो ए का कोड बना बच्चों 4, ए का कोड आ गया 4। उसके बाद बी का कोड, बी में क्या है, पोंग डैम। पोंग डैम किसके ऊपर है? चलो ठीक है, पोंग डैम याद नहीं आ रहा है तो अब हम तेहरी डैम देख सकते हैं, क्योंकि हीराकुद डैम क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। वैसे तेहरी डैम क्या है बच्चों ना, तेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट है, हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट है और महानदी के ऊपर है। वैसे जो तेहरी डैम है ये हाईएस्ट मतलब हाइट के हिसाब, मतलब हाई अल्टीट्यूड में है, सबसे ऊपर है पहाड़ के ऊपर। कौन से रिवर के ऊपर? भागीरथी के ऊपर, क्योंकि भागीरथी निकल रहा है वहाँ से। तो कौन से रिवर के ऊपर है बच्चों? भागीरथी के ऊपर। तो सी का हमारा 2 आ गया, चलो ठीक है। ए का 4, सी का 2 देख लेते हैं बच्चों। ए का 4 यहाँ पे है, 4, ठीक है। डी में भी 4 है, चलो तो सी वाला ऑप्शन चला गया, एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद सी का क्या था, 2। देखो सी का 2, अच्छा सी का 2 ए और बी ऑप्शन में है, तो हम डी को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी पोंग डैम हमें देखना पड़ेगा, 2 ऑप्शन चला गया और बचा कितना, 2 ऑप्शन। तो अभी चलते हैं पोंग डैम के पास। तो पोंग डैम कहाँ पे बच्चों? बियास रिवर के ऊपर। कहाँ पे है? बियास रिवर के ऊपर। पोंग डैम कहाँ पे बच्चों? बियास रिवर के ऊपर। तो मतलब बी का 1, तो सी का 4, बी का 1, सॉरी ए का 4, बी का 1, सी का हो गया 2। ए हो गया 4, बी हो गया 1, सी हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों में मेरा? ये वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन। ए में 4, बी में 1, सी में 2, तो थेइन डैम, डी में 3। तो थेइन डैम कहाँ पे? रवि में। तो मेरा आंसर निकला डी में 3। तो ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। तो ये है 4, 1, 2, 3। ये हो गया मेरा डैम्स ऑफ इंडिया जो पहला क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व किया। इसमें क्या क्या क्वेश्चन मैंने ढूंढा, 4 क्वेश्चन तो ये आ गया, कौन सा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है। उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें बताया कि हीराकुद डैम क्या है, लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद क्या बताया, तेहरी डैम क्या है, हाईएस्ट है। 2 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस निकल सकता है, स्टेट निकल सकता है। जैसे हीराकुद कौन सा स्टेट में है? उड़ीसा। वैसे पोंग डैम कौन सा स्टेट में है? पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश। वैसे तेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड। उसके बाद आ गया बच्चों थेइन डैम कहाँ पे बच्चों? पंजाब। थेइन डैम कहाँ पे? पंजाब में। ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं महानदी के ऊपर कौन सा डैम्स हैं। और महानदी के ऊपर हीराकुद है,
ये उड़ीसा में। और 2 डैम है बच्चों, एक का नाम है गांगरेल डैम, और ये जो गांगरेल डैम है बच्चों, ये गांगरेल डैम कहाँ पे है ना, गांगरेल डैम तुम्हारा छत्तीसगढ़ में है। गांगरेल डैम या आरएस सागर, क्या बताते हैं बच्चों उसका, गांगरेल डैम, और इसका नाम है आरएस सागर, आरएस सागर, ठीक है। गांगरेल डैम या आरएस सागर डैम, ये कहाँ पे बच्चों तुम्हारा, ये है तुम्हारा, इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चों हिमाचल प्रदेश में और कौन सा है बच्चों, रवि रिवर है, रवि के ऊपर है एक रिवर है, रवि के ऊपर है चौमिरा डैम। हिमाचल प्रदेश में कौन सा था बच्चों, पोंग डैम था हिमाचल प्रदेश में, तो चौमिरा, चौमिरा आ गया रवि के ऊपर। पोंग डैम, पोंग डैम ये वाला हो गया, ठीक है। पोंग डैम, पोंग डैम या इसको, इसके पास एक रिजर्वर है, ये भी याद रख सकते हो, इसके पास एक रिजर्वर है, उसका नाम है गोविंद सागर रिजर्वर। इसका जो रिजर्वर है, रिजर्वर का नाम याद रखना, गोविंद सागर रिजर्वर, ठीक है। अच्छा, गोविंद सागर रिजर्वर आ गया पोंग डैम, ओके। उसके बाद और कुछ हो सकता है, जैसे भाखड़ा नंगल हो गया, भाखड़ा नंगल आ गया, क्या गया बच्चों तुम्हारा, भाखड़ा नंगल आ गया। और एक आ गया नाथपा झकरी, भाखड़ा नंगल, और एक आ गया नाथपा झकरी, भाखड़ा नंगल और एक है नाथपा झकरी। ये दोनों कहाँ पे है बच्चों, ये दोनों सतलेज के ऊपर है, ये दोनों सतलेज के ऊपर है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि हिमालय हीरा मतलब महानदी के ऊपर दो डैम बताया, गांगरेल डैम, ओके। और उसके बाद आगे बच्चों हीराकुद एंड गांगरेल डैम। उसके बाद मैंने बताया चौमिरा डैम कहाँ पे, रवि। पोंग डैम तुम्हारा आ गया बच्चों बियास रिवर के ऊपर, भाखड़ा नंगल, नाथपा झकरी आ गया सतलेज। स्टेट कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। ये हो गया बच्चों कुछ डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया में, ठीक है। डैम से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए बच्चों ध्यान देकर देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए बच्चों कि इस चीज़ को बताया जाता है बच्चों पंच प्रयाग। हम लोग देख रहे थे बच्चों भागीरथी, ये रहा बच्चों तुम्हारा भागीरथी रिवर, ठीक है। भागीरथी रिवर जो जिसके ऊपर क्या है बच्चों, तेहरी डैम है। ये है बच्चों तुम्हारा भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर कहाँ से निकल रहा है बच्चों, इट रिलीजेस फ्रॉम द गंगोत्री, इट रिलीजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लाशियर, ठीक है। केदारनाथ से एक रिवर आ रहा है, उसका नाम है मंदाकिनी। केदारनाथ से एक रिवर आ रहा है, उसका नाम है मंदाकिनी। बद्रीनाथ से एक रिवर आ रहा है, उसका नाम है अलकानंदा। बद्रीनाथ से एक रिवर आ रहा है, उसका नाम है अलकानंदा, ठीक है। बद्रीनाथ से अलकानंदा निकला, केदारनाथ से मंदाकिनी निकला, गंगोत्री से भागीरथी निकला। ये 3 रिवर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जब अलकानंदा बद्रीनाथ से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, आने के बाद बच्चों एक जगह पे धौली गंगा मिला। कौन सा रिवर मिला बच्चों, ये रिवर का नाम है धौली गंगा, रिवर का नाम धौली गंगा। जहाँ पे धौली गंगा मिला उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद थोड़ा आगे आया, आने के बाद एक रिवर मिला है, उसका नाम है नंदाकिनी। नाम क्या है बच्चों, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहाँ पे मिला उसका नाम है नंद प्रयाग। उसका नाम क्या पड़ा बच्चों, नंद प्रयाग। उसके बाद थोड़ा आगे आए, आने के बाद बच्चों यहाँ पे और एक रिवर मिला, उसका नाम है पिंडर गंगा। पिंडर गंगा जहाँ पे मिला उसका नाम है कौन्न प्रयाग। उसका नाम क्या है बच्चों, कौन्न प्रयाग, ठीक है। और केदारनाथ से आ रहा था मंदाकिनी। केदारनाथ से जो मंदाकिनी आ रहा था वो मिला कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। तो टोटल प्रयाग कितने हो गए, 5। 1 2 सॉरी और है ना भागीरथी वाला, 4 हो गया ना। भागीरथी गंगोत्री से आया बच्चों कौन सा, भागीरथी। और भागीरथी मिला जहाँ पे उस जगह का नाम है देवप्रयाग। उस जगह का नाम क्या है बच्चों, देवप्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गया टोटल, 5 प्रयाग। क्या क्या 5 प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कौन्न प्रयाग, रुद्रप्रयाग, 5th में आ गया देवप्रयाग, ठीक है। टोटल 5 प्रयाग हैं। ये 5 प्रयाग जो है बच्चों 5 अलग अलग जगह को, मतलब 5 रिवर अलकानंदा के साथ मिले हुए हैं। मिलने के बाद ये 5 प्रयाग, 5 रिवर मिले, जिस जिस जगह पे वो मिले उस जगह का नाम है एक एक प्रयाग।
और उसी चीज़ को हम बताते हैं बच्चों पंच प्रयाग। और इसके बाद जब भागीरथी अलकानंदा के साथ मिला देवप्रयाग में, तब जाके जो रिवर फ्लो हुआ उस रिवर का नाम है गंगा। और यमुनात्री यहाँ से आ रहा था, यमुनात्री से यमुना निकला, यहाँ पे ये यमुना चला, जब जाकर गंगा एंड यमुना मिलेंगे, जब गंगा और यमुना मिलेंगे, ठीक है, गंगा और यमुना मिलेंगे, यहाँ पे मिले, इस जगह का नाम है प्रयागराज। इस जगह का नाम क्या है बच्चों? प्रयागराज। तो गंगा बनने से पहले भागीरथी आ रहा था वहाँ से अलकानंदा मिले कहाँ पे? देवप्रयाग में। उसके बाद गंगा चला और गंगा जाके यमुना में मिल रहा है, जहाँ पे यमुना पे मिला इस जगह का नाम है प्रयागराज। ठीक है, तो कितने प्रयाग हो गया मेरे? 5 प्रयाग हो गया। कितना प्रयाग हो गया? 5 प्रयाग। उस 5 प्रयाग को हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो वो 5 प्रयाग को हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, चलते हैं उस 5 प्रयाग के पास, कैसे हमें याद रखेंगे 5 प्रयाग। मैंने तुम्हें क्या बताया बच्चा 5 प्रयाग क्या क्या है? ठीक है 5 प्रयाग याद करने के लिए कोशिश करोगे तो तुम्हारा एक आ जाएगा देवप्रयाग, एक आ जाएगा देवप्रयाग, दूसरा आ जाएगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, तीसरा आ जाएगा तुम्हारा नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, चौथे में आ जाएगा बच्चा विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग। फिफ्थ में आ जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं। इनको हम याद कैसे रखेंगे? इनको हम याद कैसे रखेंगे? ये जो 5 प्रयाग हैं, 5 अलग अलग जगह पे मंदाकिनी रिवर के साथ अलग अलग 5 रिवर जो मिले हैं उनको हम 5 प्रयाग बताते हैं। इस 5 प्रयाग को हम याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों। ट्रिक एग्जाम में बहुत काम में आता है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें याद होगा नहीं होगा, तो ट्रिक से क्या होता है ना, ऑप्शंस तुम क्या कर सकते हो? काट सकते हो। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि सर ऐसे बताए थे, इसीलिए ट्रिक की महत्व तो बहुत है। ठीक है ना, बेसिकली जो वनडे एग्जाम में क्या है, बहुत है। पाक डीएवी इज बैड, पाक डीएवी इज बैड, सेड राम, सेड राम। राम नाम का एक लड़का है, जो राम नाम का लड़का है वो क्या बोल रहा है? पाक डीएवी इज बैड, पाक डीएवी इज बैड। कौन बोला? राम। मतलब पाकिस्तान का जो डीएवी है, वहाँ पे जो डीएवी स्कूल है, ऐसा इमेजिन करो पाकिस्तान में डीएवी नहीं है। ठीक है, इमेजिन करो कि पाकिस्तान में डीएवी है, तो वो क्या है बच्चों? खराब है। कौन बोला? राम बोला। ठीक है, ये ए फॉर आ गया बच्चों अलकानंदा, ए फॉर आ गया अलकानंदा, ए फॉर आ गया अलकानंदा। ठीक है, ए फॉर आ गया अलकानंदा, क्योंकि अलकानंदा सारे में कॉमन था। ठीक है, इसके बाद के फॉर आ गया तुम्हारा कर्णप्रयाग, के फॉर आ गया कर्णप्रयाग, भी फॉर आ गया विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग व विष्णुप्रयाग, डी फॉर आ गया देवप्रयाग। देखो ये लास्ट जो 3 है बच्चों, ये तीनों के लास्ट में क्या है? प्रयाग है। ये लास्ट तीनों में क्या है बच्चों? प्रयाग है। ठीक है, ये लास्ट तीनों में क्या है बच्चों? प्रयाग है। लेकिन बच्चों, लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ पे राम में बच्चों लास्ट में जो है ये रुद्रप्रयाग है। लास्ट वाला जो है उसमें क्या है बच्चों? रुद्रप्रयाग। फास्ट जो 3 है इनकी लास्ट में क्या है? प्रयाग है। लास्ट वाला में फास्ट में प्रयाग है। ठीक है, तो रिवर देख लेते हैं बच्चों। जब रिवर के लिए जाओगे तो रिवर क्या मिलेगा? इसका नाम है गया मंदाकिनी, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकानंदा जहाँ पे मिले उसका नाम है रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग में क्या हो गया? देवप्रयाग। भागीरथी, इस रिवर का नाम आ गया भागीरथी, भागीरथी। जो भागीरथी आ गया, जहाँ पे धौली गंगा एंड भागीरथी एंड अलकानंदा मिले, वहाँ पे आ गया देवप्रयाग। ये वाला है धौली गंगा, धौली गंगा, जहाँ पे धौली गंगा एंड अलकानंदा मिले वो आ गया विष्णुप्रयाग। जहाँ पे धौली गंगा और अलकानंदा आ गया वो आ गया
विष्णु प्रयाग, और ये आ गया पिंडार गंगा, पिंडार गंगा, जहाँ पे पिंडार गंगा एंड अलकानंदा मिले वो आ गया कर्णप्रयाग। समझ आया? पिंडार गंगा एंड अलकानंदा जहाँ पे मिले वो आ गया कर्णप्रयाग, धौली गंगा अलकानंदा जहाँ पे मिले वो आ गया विष्णु प्रयाग, भागीरथी अलकानंदा जहाँ पे मिले वो आ गया देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग क्या हो गया? मंदाकिनी अलकानंदा जहाँ पे मिले वो आ गया रुद्रप्रयाग। ये था तुम्हारा 5 प्रयाग। ठीक है, तुम बोलोगे सर यहाँ तो 4 आपने लिखे, 1 2 3 4, क्योंकि बच्चों ये जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग वाला याद करने के लिए कोशिश करोगे, ये यहाँ पे एक रिवर था, उस रिवर का नाम था नंदाकिनी। उस रिवर का नाम क्या था बच्चों? नंदाकिनी। जब इस रिवर का नाम नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग के साथ हम क्यों ट्रिक में लिखेंगे? क्योंकि वही लिखूंगा ना, नंद प्रयाग मतलब क्या हो गया? अलकानंदा प्लस नंद प्रयाग, सर नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकानंदा प्लस नंदाकिनी नंद प्रयाग। तो मैं क्यों लिखूं? उससे अच्छा है मैंने क्या किया, 4 लिख लिया, नंदाकिनी को नंद प्रयाग के साथ याद कर लूँ, तो हो गया मेरा 5 प्रयाग। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया, गंगा यमुना जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को हम बोलते हैं बच्चों प्रयागराज। तो ये था बच्चों 5 प्रयाग। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना बच्चों 5 प्रयाग के ऊपर कि एक रिवर था जो आ रहा था, उसका नाम था अलकानंदा, अलकानंदा के साथ अलग अलग जगह पे 5 अलग अलग रिवर मिले, जब मिले उन्होंने एक 5 प्रयाग बनाए, उसे बोला जाता है 5 प्रयाग, उसे बोला जाता है 5 प्रयाग। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक जो FAO या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें सुने होगे बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन सुने होगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन सुने होगे यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। क्या क्या 3 ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों? एक हो गया मेन ऑर्गन, एक हो गया मेन ऑर्गन, एक हो गया स्पेशलाइज्ड एजेंसी, एक हो गया स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और एक होता है बच्चों तुम्हारा, और एक होता है फंड्स एंड प्रोग्राम, और एक होता है फंड्स एंड प्रोग्राम, और एक होता है फंड्स एंड प्रोग्राम। 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो मेन ऑर्गन होते हैं बच्चों, इनका काम क्या होता है? मेन ऑर्गन जो होते हैं इनका काम क्या होता है? मेन काम होता है, मतलब सारे काम, यूनाइटेड नेशन की सारे काम को ये करते हैं। और यहाँ पे कितना ऑर्गेनाइजेशन है? 6। देयर आर 6 ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन में कितने हैं बच्चों? 6 ऑर्गन। और ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी में स्पेशली काम कुछ करते हैं, कुछ लोग स्पेशल काम करते हैं। तो जो स्पेशल काम करते हैं बच्चों, वो लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंदर आ जाते हैं। स्पेशल काम जैसे मैंने बताया, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है बच्चों? स्पेशली फूड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन मेन ऑर्गन में क्या था? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे क्या होगा? सब कुछ, सभी कुछ चीज़ में, यूनाइटेड नेशन की कुछ भी चीज़ है उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। कहाँ पे? UNGA में। UNGA में क्या होगा? सभी चीज़ों में यहाँ पे डिबेट होगा और डिस्कशन होगा। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी में क्या होगा ना, स्पेशली फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी में, बगैर WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होगा हेल्थ के लिए। किसके लिए होगा बच्चों? हेल्थ के लिए। ओनली ये काम करेगा हेल्थ के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया बच्चों जैसे फंड्स एंड प्रोग्राम। फंड्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, फंड्स एंड प्रोग्राम। फंड्स एंड प्रोग्राम में क्या होगा? तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। पहला ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है बच्चों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तुम बताओगे सर आई कहाँ गया, ई कहाँ गया? देखो यूनाइटेड नेशन मैंने बता दिया, चिल्ड्रंस फंड आई नहीं है, ई नहीं है। हाँ, यहाँ पे आई और ई इसीलिए नहीं है क्योंकि आई और ई को रिमूव कर दिया गया था।
इसे 1954 में आई और ई को रिमूव किया गया था। आई फॉर था बच्चों इंटरनेशनल, आई फॉर था इंटरनेशनल और ई फॉर था इमरजेंसी, ई फॉर था इमरजेंसी। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल था उससे पहले, बिफोर 1954। ये जो 1954 से पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, ये था। ठीक है, आफ्टर 1954 हम लोग ये इंटरनेशनल वाला हटा दिए और इमरजेंसी वाला वर्ड हटा दिए। ये दो वर्ड हटाकर हम बना दिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, इसको हम बना दिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। ओके, इसका काम क्या है बच्चों? चिल्ड्रेंस फंड है जो चिल्ड्रन के लिए, देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है? फंड। ठीक है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? फंड, मतलब चिल्ड्रन के लिए ये फंडिंग लेता है और बच्चों को हेल्थ, बच्चों की माँ की हेल्थ के लिए ये काम करेगा। ठीक है, कौन हो गया बच्चों? यूनिसेफ। वैसे ही एक आ गया बच्चों ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है WFP। यहाँ पे जैसे हम FAO देखे थे वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है WFP। तो WFP में क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका काम क्या है बच्चों? ये क्या करेगा बच्चों? फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे जैसे क्या हो गया बच्चों? जैसे तुम सुने होगे बच्चों अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ था जब तालिबान ने अटैक किया था, तब इंडिया कुछ गेहूं भेजा था। ठीक है, या इंडिया मदद कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है बच्चों? फूड एंड फूड सप्लाई कर रहा है। कहाँ पे? ना अफगानिस्तान को। जो फूड हम सप्लाई कर रहे हैं बच्चों, हम डायरेक्टली अफगानिस्तान गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम आज भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो एक तालिबान गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट हम हैं, और वो एक डिक्टेटर है, तो इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों ना, WFP को क्या करते हैं? दे देते हैं क्या बच्चों? खाने के लिए दे देते हैं। जब हम WFP को खाने के लिए दे देते हैं, WFP सॉरी खाना जो था बच्चों वो WFP को हम दे देते हैं, और WFP को देने के बाद WFP क्या करता है बच्चों? वो लोगों के पास पहुंचाता है। तो WFP का काम है वही कि कहीं पे स्टारवेशन है, लोग जीरो मतलब हंगर में है, तब जाकर ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा खाना। लेकिन FAO का काम वो नहीं था। FAO का नाम क्या था बच्चों? FAO का काम क्या था? FAO का काम है भाई जीरो हंगर के साथ साथ एग्रीकल्चर भी है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड बनाया गया था इसके लिए। लेकिन इसका काम हो गया बच्चों फंडिंग मिलता है कहाँ से? FAO से और अलग अलग बड़े बड़े कंट्रियों से। ठीक है, इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्रियों से या अच्छे कंट्रियों से। ठीक है, तो ये था बच्चों यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, फंड्स एंड प्रोग्राम। इसमें बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस के हिसाब से हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो इसीलिए बच्चों टेंशन मत लेना, अभी FAO है हमारा क्वेश्चन है, इस FAO को समझ लेते हैं। ठीक है, तो FAO को समझ लेते हैं। तो FAO आ गया बच्चों एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटाली। मैं तुम्हें फूड रिलेटेड 3 ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बता रहा हूँ, फूड रिलेटेड 3 ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें बता रहा हूँ। वो जो 3 ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? एक होगा WFP मैंने बताया, उसके बाद हो गया IFAD, और एक हो गया बच्चा FAO। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन। WFP का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, IFAD का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, और FAO का हो गया बच्चा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो WFP है बच्चों, जो WFP है, ठीक है, जो WFP है इसका भी हेडक्वार्टर बच्चों याद रखना, इसकी भी हेडक्वार्टर है रोम, इटाली। WFP का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? WFP का भी हेडक्वार्टर है बच्चों रोम, इटाली में। ठीक है, WFP का भी हेडक्वार्टर है बच्चों
रोम में, ठीक है, रोम इटली। IFAD का भी हेडक्वार्टर है बच्चों, सॉरी IFAD का हेडक्वार्टर है, ये भी है रोम में, ठीक है। FAO का भी हेडक्वार्टर है बच्चों रोम में। तो इसका मतलब जो 3 हमारी फूड रिलेटेड एजेंसी थे, इनकी सारे की हेडक्वार्टर है बच्चों रोम में। तीनों की हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? रोम में। जो तीनों फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में। और WFP का जो हेड है बच्चों, WFP का जो हेड है, उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है सिंडी मैकेन। उनका नाम क्या है बच्चों? सिंडी मैकेन, ठीक है। IFAD का जो हेड है बच्चों, इनका नाम है एल्वारो लेरियो, एल्वारो लेरियो। और FAO का जो है बच्चों, इनका नाम है क्यू डोंगो, क्यू डोंगो, ठीक है। WFP का जो हेड है बच्चों, उनका नाम है, और उसकी हेडक्वार्टर रोम। IFAD का भी हेडक्वार्टर है रोम, और FAO का भी हेडक्वार्टर है रोम। WFP का हेड है सिंडी मैकेन, IFAD का हेड है बच्चों कौन हो गया? अल्वारो लेरियो। FAO का हेड हो गया बच्चों क्यू डोंगो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे, हेड एंड हेडक्वार्टर कैसे याद रखोगे। हेडक्वार्टर तो याद हो जाएगा, फूड वाला रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड वाले ऑर्गेनाइजेशन होगा, फूड वाला रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है तो उसका हेडक्वार्टर रोम होगा। लेकिन हेड कैसे याद रखेंगे? हेड कैसे याद रखेंगे? ऐसे, ये क्या था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये खाना क्या कर रहा था? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताया कि जो कहाँ पे बच्चों, तुम्हें जो एग्जाम्पल बताया मैंने, वो एग्जाम्पल जो बताया अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे कौन था बच्चों? खाना ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अच्छा, ये जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये कौन सा खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा बच्चों? सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सीड्स। तो इसलिए बच्चों क्या आ गया इसका नाम? सिंडी मैकेन। तुम्हें WFP का काम है वो सीड डिस्ट्रीब्यूट करना। खाना डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सीड, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे क्या हैं बच्चों? सीड ही हैं। इस सीड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, थोड़ी ना वो वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सीड ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब वो सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सीड, इसीलिए इसका नाम याद रखो सीड से। क्या नाम रखोगे? सिंडी याद मत रखे, सीड याद रखो। सीड मतलब सिंडी, ठीक है। IFAD एग्रीकल्चर के लिए, इसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए बच्चों? एग्रीकल्चर के लिए। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरे लिए भी लाओ, मेरे लिए भी लाओ। क्या लाओ? सीड मेरे लिए भी लाओ, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर करना है। मुझे क्या करना है बच्चों? एग्रीकल्चर करना है। जो FAO है बच्चों, FAO दोनों को बनाया था, FAO ने दोनों को बनाया था, इसको एग्रीकल्चर के लिए और इसको फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों? क्यों दूं। ये पूछ रहा है क्यों दूं, ठीक है। ये पूछ रहा है बच्चों क्यों दूं। WFP ने बोला, WFP बोला सीड क्या करना है, ये IFAD बोला है मेरे लिए भी लाओ सीड, और FAO बोला है क्यों दूं, तुम्हें क्यों सब चाहिए। ये बोल रहा है मुझे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ये बोल रहा है मुझे सीड चाहिए, ये बोल रहा है क्यों दूं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए मेरे लिए लाओ, ये बोल रहा है क्या? सीड, ये बोल रहा है क्यों दूं, ठीक है, हो गया। WFP रोम सिंडी मैकेन, IFAD रोम अल्वेरो लेरियो, FAO रोम क्यू डोंगो। ये था बच्चों हेडक्वार्टर ऑफ FAO, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which national park is located in the Nilagiri Hills and is part of the Nilagiri Biosphere Reserve? पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए बच्चों, नीलगिरी हिल्स क्या है, ठीक है। इंडिया की जब माउंटेन सिस्टम हम देखेंगे, ठीक है ना, माउंटेन सिस्टम देखेंगे तो बच्चों 2 हिल्स इंपॉर्टेंट हिल्स इंडिया की हैं जो कोस्ट के साथ पैरेलली चलते हैं, हमारी कोस्ट के साथ पैरेलली चलते हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है, ये जो माउंटेन है इस माउंटेन का नाम है बच्चों, इस माउंटेन का नाम है तुम्हारा ना वेस्टर्न घाट। वेस्ट के तरफ है, इंडिया की वेस्ट के तरफ इस माउंटेन का नाम है वेस्टर्न घाट। और इस तरफ से एक माउंटेन आते हैं, ये माउंटेन का नाम है ईस्टर्न घाट, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है वो एक रेगुलर है, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़ा कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स गए हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये इसमें पास हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ईस्ट के तरफ ज़्यादा, ईस्ट स्प्रिंग रिवर ज़्यादा है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा रिवर हैं, ठीक है। जहाँ पे ये वाला मैंने बताया वेस्टर्न घाट और ये वाला हो गया ईस्टर्न घाट। जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं, जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पे मिले, इस जगह का नाम है नीलगिरी। इस जगह का नाम क्या है बच्चों? नीलगिरी हिल्स,
तो क्वेश्चन पूछा कि नीलगिरी हिल का, अच्छा ये जो नीलगिरी हिल का सबसे बड़ा पीक कौन सा, तो बता देना डूडा बेटा। क्या है बच्चों, डूडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, समझ आया बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे और साउथ इंडिया का, पूरा साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा, वो वेस्टर्न घाट में है और वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट का भी वो हाईएस्ट पीक है। उस पीक का नाम है बच्चों तुम्हारा, सॉरी क्या बता क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो तुम्हें हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा अन्नामुडी। यहाँ पे है अन्नामुडी, केरला में अन्नामुडी, हाईएस्ट पीक क्या आ जाएगा, अन्नामुडी। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न घाट का पूरा हाईएस्ट पीक, या हम लोग बता सकते हैं साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे, व्हिच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स एंड इज ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को की एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम था यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूएन फॉर हो गया यूनाइटेड नेशन, ई फॉर आ गया एजुकेशनल, एस फॉर आ गया साइंटिफिक, सी फॉर आ गया कल्चरल, ओ फॉर आ गया ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा है, इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इसका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है बच्चों प्रोग्राम का नाम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को के हिसाब से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बहुत बड़ा एरिया जिसमें 2-3 नेशनल पार्क हो सकते हैं, 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, या 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1-2 नेशनल पार्क, या 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं खाली। ठीक है, इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बताते हैं, बहुत बड़ा एरिया। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में कितने हैं, 18 है, उसमें से एक है नीलगिरी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन सा, व्हिच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स एंड इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा नेशनल पार्क है जो नीलगिरी हिल का भी पार्ट है, मतलब ये वाला हिल का पार्ट है और उसके साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट होना चाहिए। देखो पहले हम देखेंगे बच्चों, पहला ऑप्शन है मेरे लिए सरिस्का। सरिस्का जो नेशनल पार्क था ये राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चों, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद सिमिलीपाड़ा आ गया उड़ीसा। अच्छा, बांदीपुर आ गया कर्नाटका। ठीक, बांदीपुर कर्नाटका। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में है, और नीलगिरी हिल भी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में है। बांदीपुर आ गया कर्नाटका। तो ठीक है, ये नीलगिरी में आ सकता है। देखते हैं उसके बाद साइलेंट वैली, ये केरला में है। साइलेंट वैली कहाँ पे, केरला में। साइलेंट वैली केरला में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। इन दोनों में से कोई एक नेशनल पार्क होगा जो नीलगिरी हिल्स का पार्ट होगा। ठीक है ना, नीलगिरी हिल्स का पार्ट होगा, उसके साथ साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा आंसर, द आंसर विल बी बांदीपुर। द आंसर विल बी बांदीपुर, साइलेंट वैली नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आया ना, साइलेंट वैली नहीं होगा। साइलेंट वैली इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी हिल्स। ठीक है, साइलेंट वैली नीलगिरी हिल्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा लेकिन नीलगिरी हिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नेशनल पार्क आ रहे हैं, मैंने क्या बताया, जो साइलेंट वैली है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है लेकिन नीलगिरी हिल्स का नहीं है, क्योंकि साइलेंट वैली जो है केरला के नीचे है, समझ रहे हो ना, तो वो उस तरफ है, तो इसीलिए वो उसका पार्ट नहीं है। तो इस तरफ पूछेगा बच्चों तुम्हें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन कौन पार्ट है बच्चों, याद रखना। नगरहोल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कौन सा नेशनल पार्क आते हैं बच्चों, उसमें नगरहोल आ जाता है, बांदीपुर आ जाता है, साइलेंट वैली आ गया,
साइलेंट वैली आ गया, और एक आ गया मुद्दुमलाई, और एक आ गया बच्चों मुद्दुमलाई। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली, मुद्दुमलाई, ये हो गया बच्चों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तुम बोलोगे सर नीलगिरी हिल्स में कौन सा नेशनल पार्क आते हैं? नीलगिरी हिल्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में सारे आते हैं, जैसे नागरहोल भी है, बांदीपुर भी है, मुद्दुमलाई है। इस साइलेंट वैली के जगह लिख सकते हैं मुकुर्ती नेशनल पार्क। ये मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है ये आता है कहाँ पे बच्चों? नीलगिरी हिल्स में। समझ आया ना क्वेश्चन क्या पूछा है? कि मैंने बताया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई 3 आते हैं, उसके साथ साथ मुकुर्ती आता है। लेकिन बच्चों साइलेंट वैली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाता है, सॉरी, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई ये नीलगिरी हिल्स में आते हैं। नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली, मुद्दुमलाई, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली, मुद्दुमलाई, ये सारे आगे बच्चों तुम्हारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। साइलेंट वैली को रिप्लेस करके हम मुकुर्ती लिख लिए, तो नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई आगे नीलगिरी हिल में। ठीक है, याद रखना ये नागरहोल एंड बांदीपुर ये दोनों कर्नाटक में है, साइलेंट वैली केरला में है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में है, मुकुर्ती भी कर्नाटक में है। मुकुर्ती भी कहाँ पे बच्चों? कर्नाटक में है। समझ आया? तो यहाँ पे मेरा आंसर निकला बच्चों बांदीपुर। यहाँ पे आंसर क्या निकला बच्चों? बांदीपुर। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन लिखे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनेस्को। बायोस्फीयर जो कौन निकाला था बच्चों? उसका नाम था यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखना पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, और इसका जो हेड है बच्चों वो हेड कौन है? एड्रो अजोले। हेड कौन है बच्चों? एड्रो अजोले। इसकी जो हेड है बच्चों वो कौन है? एड्रो अजोले। ठीक है, इसकी हेड कौन है बच्चों? एड्रो अजोले। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉक आर्ट पेयर्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेट फॉक आर्ट पेयर करेक्ट नहीं है? मतलब हर स्टेट में कुछ एरिया में एक फॉक आर्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह फोटो है, जैसे ये वाला एक फॉक आर्ट है, ये वाला, ये सारे क्या है बच्चों से एक एक फॉक आर्ट है। ठीक है, समझ आया? फॉक आर्ट एक एक है। जैसे बच्चों पहला वाला जो है, ये पहला वाला है महाराष्ट्र में वाली आर्ट, इसको बोला जाता है वाली आर्ट, इसका नाम है वाली आर्ट। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है, ये आ गया बच्चों तुम्हारा वाली आर्ट महाराष्ट्र। उसके बाद आ गया बच्चों कलमकरी। उसके बाद आ गया ये वाला है बच्चों कलमकरी आर्ट, कलमकरी आर्ट, ये आ गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ गया बच्चों ये आ गया भील आर्ट, ये सारे आर्ट हैं, भील आर्ट, ये आ गया बच्चों मध्य प्रदेश, भील आर्ट आ गया मध्य प्रदेश। और एक है बच्चों ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का यह है बच्चों सौर आर्ट। ठीक है ना, कौन सा है बच्चों? सौर आर्ट। सौर आर्ट कहाँ पे? उड़ीसा का। सौर आर्ट आ गया बच्चों उड़ीसा का। और ये भी उड़ीसा का है बच्चों, ये आ गया पट्टचित्र। ये देख के तुम पहचान जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वो बोईतो वाला जो डायग्राम है, पुराना टाइम में बोईतो था इंडिया उड़ीसा का। ठीक है, ये आ गया बच्चों तुम्हारा कौन सा? पट्टचित्र। पट्टचित्र भी ये उड़ीसा का है, पट्टचित्र भी क्या हो गया बच्चों? उड़ीसा का है। और ये बच्चों थांजावुर का, ये आ गया थांजावुर का पेंटिंग, थांजावुर का। और थांजावुर मतलब तमिलनाडु, थांजावुर का ये आ गया बच्चों तमिलनाडु। ये कुछ बच्चों आर्ट होते थे पहले टाइम पे, ये लोग क्या करते थे बच्चों? घर में लगाते थे या घर में बनाते थे। ये जो आर्ट था बच्चों, ठीक है, ये आर्ट फेमस था। तो इसी आर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हमें पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉक आर्ट पेयर्स इज नॉट करेक्ट? पहला क्या? मधुबानी पेंटिंग, मधुबानी पेंटिंग बिहार, सही है। थांजावुर आर्ट, मैंने बताया थांजावुर तो तमिलनाडु में है, तो आसान था क्वेश्चन। थांजावुर तमिलनाडु में है, तो राजस्थान कैसे होगा? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद पट्टचित्र मैंने बता दिया उड़ीसा। कला मेजेठू ये भी तमिलनाडु में, कला मेजेठू ये भी तमिलनाडु, कला मेजेठू ये भी तमिलनाडु में है। तो क्या क्या आ गया? मधुबानी पेंटिंग बिहार, थांजावुर आ गया तमिलनाडु, पट्टचित्र उड़ीसा, कला मेजेठू आ गया तमिलनाडु। ठीक है, उसके साथ देखें वाली आ गया महाराष्ट्र,
कलमकारी पेंटिंग आ गया कहाँ पे बच्चों तुम्हारा, आंध्र प्रदेश। भील आ गया मध्य प्रदेश। सौरा पेंटिंग आ गया उड़ीसा। पट्टचित्र आ गया बच्चों उड़ीसा। और थांजावुर वाला आ गया तमिलनाडु। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट स्टाइल था, इंडियन फोक आर्ट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चों ढिमसा इज एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ हुई स्टेट, ठीक है। इंडिया में दो तरीके से डांस है बच्चों, एक है फोक डांस और एक है क्लासिकल डांस, ठीक है। एक है बच्चों तुम्हारा कौन सा, फोक डांस, और एक हो गया क्लासिकल डांस, ठीक है। एक हो गया फोक डांस और एक हो गया क्लासिकल डांस। जब हम क्लासिकल डांस के लिए बात करेंगे बच्चों, जो क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस हमारे इंडिया में 8 है। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस। कितने क्लासिकल डांसेस है बच्चों, देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस, ठीक है। कितने हैं, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। ये जो इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस हैं बच्चों, क्या है, साउथ में 4, साउथ में 4, साउथ में 4 मतलब हम बनाएंगे तब तो ऐसे मैप हो गया। तो यहाँ पे बच्चों देखो केरला में 2 हैं, केरला में 2, केरला में 2। एक हो गया कथकली, कथकली, और एक हो गया मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। कथकली और एक हो गया मोहिनीअट्टम। उसके बाद बच्चों तमिलनाडु में एक, उसका नाम है बच्चों, तमिलनाडु में जो एक है उसका नाम है तुम्हारा भरतनाट्यम, उसका नाम है भरतनाट्यम। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जाओगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हो गया कुचिपुड़ी। मैं तुम्हें बता रहा था साउथ में कितने थे, 4 थे, और ये 4 थे। केरला में 2, तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में 1, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद ईस्ट के तरफ एक है, उसका नाम है उड़ीसा का ओडिसी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, नॉर्थ ईस्ट में 2, यहाँ पे आसाम में एक है, उसका नाम है सट्रिया, आसाम में एक है, उसका नाम है सट्रिया, कहाँ पे, आसाम में। और एक मणिपुर में है, उसका नाम है मणिपुरी, मणिपुरी, कहाँ पे, मणिपुर में। और एक नॉर्दर्न इंडिया में है, उसका नाम है कथक, कथक, कथक कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी। कथक कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया, यूपी में। समझ आया, ये हो गया बच्चों टोटल 8 क्लासिकल डांसेस। कथक आ गया यूपी, कथकली आ गया केरला, मोहिनीअट्टम आ गया केरला, भरतनाट्यम आ गया तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आ गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसी आ गया उड़ीसा, सट्रिया आ गया आसाम, मणिपुरी आ गया मणिपुर। ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं। ये जो क्लासिकल डांसेस हैं इनकी इम्पोर्टेंस इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ बच्चों ये हमारी क्या दिखा रहे हैं, हमारी आर्ट फॉर्म को दिखा रहा है, ठीक है। इट शोज द आर्ट फॉर्म, ठीक है। कौन सा, द क्लासिकल डांसेस, द 8 क्लासिकल डांसेस, ठीक है। द 8 क्लासिकल डांसेस शो द आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा, ओके। उसके साथ बच्चों, उसके साथ नेक्स्ट, ये तो 8 क्लासिकल डांसेस हो गए। ये जो 8 क्लासिकल डांसेस, इनको क्लासिकल डांसेस क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज आर मेंशन्ड इन नाट्य शास्त्र। भरत मुनि नाम का थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखे थे। इस नाट्य शास्त्र में ये 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में लिखा हुआ है। उसके साथ और एक याद रखना बच्चों, ठीक है, और एक याद रखना इंपॉर्टेंट चीज कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, देखो ये वाला नाट्य शास्त्र के हिसाब से 8 क्लासिकल डांसेस है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया, तुम बताओगे 8। लेकिन और एक क्वेश्चन तुम्हें पूछा, हाउ मेनी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया, तब तुम बताओगे बच्चों देयर आर 9 क्लासिकल डांसेस। जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए आएगा वो हो जाएगा 9, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक ज़्यादा डांस को, मतलब एक डांस है उसका नाम है छऊ, जो मयूरभंज में होता है, उड़ीसा की मयूरभंज में। ये जो छऊ है बच्चों, ठीक है, ये छऊ डांस जो है, ये छऊ डांस को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी बोला है कि ये भी एक क्या है बच्चों तुम्हारा ना क्लासिकल डांस है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देयर आर 9 क्लासिकल डांस। लेकिन नॉर्मली तुम्हें पूछेगा तब तुम बताओगे 8। उसके साथ साथ ये 8 क्लासिकल डांसेस हमारी आर्ट फॉर्म को दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों हमारी हर एरिया में, एक छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे जगह पे
एक एक अलग 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 आर्ट फॉर्म होता है। उसके साथ साथ वो जो हमें हमारी कल्चर के बारे में बता रहा है, उस एरिया की कल्चर के बारे में बता रहा है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, उस वो जो डांस होता है उस डांस फॉर्म को हम बताते हैं फोक डांस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोक डांस बताते हैं, ठीक है ना। उस डांस को हम बताते हैं फोक डांस, ठीक है बच्चों। फोक डांस क्या है बच्चों? पूछा है क्वेश्चन भाई, ढिमसा जो है वो एक फोक डांस है, वो कहाँ पे? समझ है ना डांस? एक होता है बच्चों क्लासिकल, दूसरा होता है फोक डांस। ये जो फोक डांस पूछा है ढिमसा वाला, ये कहाँ पे? याद रखना, ढिमसा वाला है बच्चों आंध्र प्रदेश में। ढिमसा वाला कहाँ पे बच्चों? आंध्र प्रदेश में। और कुछ है आंध्र प्रदेश में? हाँ सर है कुछ। जैसे एक बार डी फॉर ढिमसा था, मैंने लिखा डी फॉर दप्पू। डी फॉर ढिमसा, डी फॉर दप्पू। एक गाना सुने होगा बच्चों, बुट्टा बुमा गाना, बुट्टा बुमा बुट्टा बुमा। तो यहाँ पे ऐसा एक डांस है बच्चों, उसका नाम है बुट्टा बुमालो, ठीक है। बुट्टा बुमालो के साथ डबल टी होना चाहिए बुट्टा बुमालो का। उसके साथ बच्चों और एक है बच्चों, उसका नाम है ताप्पेटा गुल्लू। बुट्टा बुमालू और एक है बच्चों ताप्पेटा गुल्लू, ठीक है। उसके बाद एक बच्चों कोलाटम, एक डांस है कोलाटम। उसके बाद आंध्रनाट्यम, कोलाटम, आंध्रनाट्यम, भीरानाट्यम, ठीक है। आंध्रनाट्यम, भीराटम, भिलासिनी नाट्यम, भिलासिनी नाट्यम, भामकल्पम, भामकल्पम, लाम्बड़ी। ऐसा बच्चों बहुत सारे अलग अलग डांस फॉर्म है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तुम ऐसे याद रखो, डी फॉर दप्पू, डी फॉर ढेमसा। ढिमसा, ढेमसा जो है वो उड़ीसा में है। ये ढिमसा है वो ढेमसा है, ढेमसा उड़ीसा में। दप्पू, ढिमसा। बुट्टा बुमालू गाना याद रख लो, बुट्टा बुमालू के साथ तापेटा गुल्लू। कोलाटम, आंध्रनाट्यम। भीरानाट्यम, विलासिनी नाट्यम। भामकल्पम, लाम्बड़ी, ठीक है। उसके बाद आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है बच्चों? महाराष्ट्र में जैसे लाबनी, महाराष्ट्र में आ गया लाबनी, लेजिम, कुली, गफा। महाराष्ट्र में क्या क्या आ गया? लाबनी, लेजिम, कुली, गफा, ठीक है। राजस्थान में क्या आ गया? राजस्थान में तो घूमर है, राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, कालबेलिया एक फेस्टिवल भी है, घूमर, कालबेलिया, चक्री, ठीक है। ऐसा कुछ डांस है। वैसे कर्नाटक में क्या है? यक्षगाना, कर्नाटक में है यक्षगाना, कुनीथा, सुगी, हुतारी, हुतारी। ऐसे कुछ डांसेस हैं बच्चों कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? ढिमसा इज एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में डांस हो गया ढिमसा के साथ दप्पू, तापेटा गुल्लू, बुट्टा बुमालू, कोलाटम, आंध्रनाट्यम, भीरानाट्यम, विलासिनी नाट्यम, भामकल्पम, लाम्बड़ी, ठीक है। और महाराष्ट्र में आ गया बच्चों लाबनी, लेजिम, कोली, गफा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आ गया घूमर, कालबेलिया, चक्री। कर्नाटक में आ गया बच्चों यक्षगाना, कुनीथा, सुगी, हुतारी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? याद करो, मैंने तुम्हें अभी बताया था बच्चों कि यूनाइटेड नेशन में छः क्या है बच्चों जो तुम्हारे मेन ऑर्गन्स हैं? देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स। उस 6 मेन ऑर्गन्स में एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका नाम है वर्ल्ड की हर जगह की सिक्योरिटी का मेंटेन करना। इसमें 15 मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर कितने हैं बच्चों? 15। टोटल मेंबर कितने हैं बच्चों? 15। टोटल मेंबर आ गया 15। ये 15 में से बच्चों 5 होते हैं परमानेंट, 5 होते हैं परमानेंट, 5 होते हैं परमानेंट, और 10 होते हैं बच्चों नॉन परमानेंट। 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट, परमानेंट, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ओके। 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 परमानेंट होते हैं और क्या हो गया? 10 हो गया नॉन परमानेंट। 10 हो गया बच्चों क्या? नॉन परमानेंट। ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं ये परमानेंटली हर टाइम रहते हैं।
जैसे हो गया यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और एक आ गया रसिया। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं किसका बच्चों? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इनके पास ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास क्या होता है बच्चों? दे हैव द वेटो पावर। दे हैव द वेटो पावर। दे हैव द वेटो पावर। वेटो पावर मतलब टू कैंसल द वोट, टू रिजेक्ट द वोट। ठीक है, ये वेटो पावर इनके पास होते हैं। ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और इनकी जो टर्म होता है बच्चों, याद रखना, टर्म होता है बच्चों 2 साल, 2 ईयर। इनके टर्म कितना होता है बच्चों? 2 साल होता है। ठीक है, हर 2 साल में नया एक कंट्री का टर्म खत्म हो जाएगा और नया कंट्री आएगा। लेकिन कैसे आते हैं उसकी सिलेक्शन देखो। मतलब पहले जो कंट्री होगा उसका नाम है, दिख नहीं रहा है शायद से, इसको मैं लिख लेता हूँ। पहला आ गया अल्जीरिया। ठीक है, यहाँ पे है इक्वेडर, गोयना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक्यू। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उनका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, साउथ कोरिया, सिरिलियोनी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड। ये 10 है। देखो, कुछ कंट्री हैं बच्चों जिनका टर्म खत्म हो रहा है 2025 में, कुछ कंट्री हैं जिनकी टर्म खत्म हो रहा है 2024 में। 2024 में देखो 5 कंट्री की टर्म खत्म हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और एक कौन सा छोड़ दिया? हाँ, 5। ये हो गया 5। इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक्यू और स्विट्जरलैंड। ये 5 कंट्री की टर्म क्या हो रहा है बच्चों? खत्म हो रहा है। कब? 2024 में। इनकी टर्म खत्म हो जाएगा 2024 में, तो नया कंट्री कुछ आएंगे, उनकी टर्म शुरू होगा 2025। तो वो जो नया कंट्री आएंगे 2025 से उनकी टर्म शुरू होगा, वो आ जाएंगे 2025 से 27। ठीक है, फिर ये जो कंट्रीज हैं वो जो सिरोलियोनी, स्लोवेनिया और उसके बाद आ गया साउथ कोरिया, इनकी टर्म खत्म होगा बच्चों 2025 में। सॉरी, ये आ जाएंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये जो 2024 में इनकी टर्म खत्म होगा, ये आ जाएंगे 2024 से 2026 तक। 2024 से कहाँ तक बच्चों? 2026 तक, 24 से 26। और ये जो है बच्चों, ये आ जाएंगे 2025 में। कब आ जाएंगे? 2025 में इनकी टर्म खत्म हो जाएगा। जब इनकी 2025 वालों का टर्म खत्म होगा तो नया आ जाएंगे 2025 से 2027। मतलब एक कंट्री का टर्म होता है 2 साल, लेकिन हर साल 5 कंट्री क्या होते हैं? निकलते हैं। 2024 में 5 जाएंगे, 2024 में नया 5 जाएंगे, उनकी टर्म होगा 2026 तक। वैसे 2025 में 5 जाएंगे, 5 जाने के बाद 2025 से 27 तक फिर 5 कंट्री आएंगे। 26 में जिनकी टर्म खत्म होगा उसके बाद 5 आ जाएंगे 28 तक। फिर 27 में 5 का टर्म खत्म होगा, वो फिर 5 आ जाएंगे 27 से 29। ऐसे चलेगा। समझ में आया? ये था बच्चों 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद आगे बच्चों, पद्म विभूषण इज द सिविलियन अवार्ड। अवार्ड से क्वेश्चन आ गया। पद्म विभूषण इज द सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया। कौन सा सिविलियन है? हाईएस्ट है, 4th हाईएस्ट है, 3rd हाईएस्ट है, 2nd हाईएस्ट है? तो आंसर तो हमारा 2nd हाईएस्ट है। ठीक है, क्योंकि बच्चों पहला जो सबसे बड़ा अवार्ड है बच्चों उसका नाम है भारत रत्न। ये तो तुम्हें पता होगा, जो शुरू हुआ था 1954 में। कब शुरू हुआ था बच्चों? 1954 में। ठीक है, भारत रत्न स्टार्टेड इन 1954। भारत रत्न के बाद जो पद्म अवार्ड्स होते हैं बच्चों, पद्म अवार्ड्स में हमारा 3 अवार्ड्स हैं। पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण जो 2nd हाईएस्ट है, क्योंकि भारत रत्न आ गया हाईएस्ट, 2nd हाईएस्ट है विभूषण में, 2nd हो गया। उसके बाद आ गया पद्म विभूषण, उसके बाद आ गया बच्चों पद्म भूषण, भूषण आ गया 3rd हाईएस्ट अवार्ड, और उसके बाद आ गया पद्म श्री। तो ये आ गया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। समझ में आया? हमारी कंट्री में 4 सिविलियन अवार्ड मिलता है। सबसे टॉप में, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न। उसके बाद पद्म अवार्ड्स हैं। पद्म अवार्ड में विभूषण, भूषण, श्री।
और जो 1954 में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भारत रत्न मिला था कौन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, ठीक है ना, कौन कौन लोग थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। याद रखना बच्चों, 3 लोगों को मिला था, और वो 3 लोग कौन थे बच्चों? सबसे बड़ा साइंटिस्ट इंडिया का जिनको नोबेल प्राइज मिला था, पहला नोबेल प्राइज, उनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। पहला हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारी फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय बाय इंडियन गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। इन तीनों को मिला था बच्चों क्या? हाँ, तुम्हारा भारत रत्न अवार्ड। मैंने क्या बताया? सीवी रमन, जिनको इंडिया का पहला जो थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था, सॉरी क्या किया था बच्चों? सीवी रमन ने रमन इफेक्ट निकाला था। इसीलिए बच्चों हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्या बच्चों? 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। ऐसे कनेक्ट करना है तुम्हें, हर जगह पे तुम्हें ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करना, रिवीजन करने के लिए अच्छा लगेगा कि तुम ऐसे कनेक्ट करके रिवीजन करोगे। नहीं तो हमारे साथ जुड़े रहो तो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहो, ऐसे हम कनेक्ट करके बताएंगे। तो 30 जनवरी को क्या था? नेशनल साइंस डे, ठीक है। नेशनल साइंस डे वो थे सीवी रमन। और उसके बाद आगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? पहला प्रेसिडेंट थे। और आगे बच्चों सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी हैं, वो कौन थे बच्चों? वो पहला इंडियन थे जिन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्योंकि इससे पहले जो सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो सारे ब्रिटिशर थे। इसके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप, ठीक है। रमन मैगसेसे अवार्ड बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है और मनीला फिलीपींस में इसकी हेडक्वार्टर है। मतलब मनीला फिलीपींस में जो फिलीपींस के उनकी प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे ये वाला अवार्ड है। कहाँ पे बच्चों? मनीला में। कहाँ पे? मनीला में, ठीक है। और ये मिला था बच्चों हमारा सबसे प्यारे से आचार्य को, आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे इंपॉर्टेंट इसीलिए थे, इनके नाम हमारी हिस्ट्री में इसीलिए लिखा हुआ है स्वर्णिम अक्षर में, गोल्डन लेटर में। क्यों बच्चों? क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट का नाम था भूदान मूवमेंट। उस मूवमेंट का नाम था भूदान मूवमेंट। इस भूदान मूवमेंट में क्या था? हमें जमीन को क्या करना था? दान देना था। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो क्या करेंगे बच्चों? उसको उस ज़मीन को क्या करेंगे? दे देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों? दान करेंगे। उसको हम बताते हैं बच्चों भूदान मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, वर्गीस क्यूरिन पता होगा। वर्गीस क्यूरिन, हु इज वर्गीस क्यूरिन? ये देख के नाम याद आया। वर्गीस क्यूरिन है बच्चों व्हाइट मैन ऑफ इंडिया व मिल्क मैन ऑफ इंडिया। व्हाइट मैन या मिल्क मैन ऑफ इंडिया। व्हाइट मैन या मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्या है व्हाइट मैन और मिल्क मैन? क्योंकि बच्चों इनको व्हाइट मैन या मिल्क मैन बताया जाता है बिकॉज व्हाइट मैन या मिल्क मैन, इसीलिए इसको इन लोगों मतलब वर्गीस क्यूरिन को हम बताते हैं क्योंकि इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्क की रिवॉल्यूशन किए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर है। ही इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो अमूल की फैक्ट्री हम लगाए थे। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? डे एंड डेट से मैंने बताया अभी ये क्वेश्चन, ठीक है, 30 जनवरी के लिए। तो वैसे बच्चों यहाँ पे डे एंड डेट्स के ऊपर क्वेश्चन इंडिया मतलब आता है, ठीक है। चलते हैं बच्चों डे एंड डेट्स के ऊपर। जैसे आ गया बच्चों 5 जून, ठीक है। 5 जून आ गया बच्चों। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो आंसर आ गया बच्चों 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 मार्च। मैं तो आंसर पहले बता दिया। तो आंसर क्या है बच्चों? 5 जून। क्या है बच्चों आंसर? 5 जून, ठीक है। और कुछ डे एंड डेट्स हम रिवीजन कर सकते हैं। जैसे 5 मार्च है तो 5 मार्च है तो हम ले सकते हैं 22 मार्च। देखो एक साथ याद रखो 22 मार्च, 22 मार्च और एक है 22 अप्रैल। इन दोनों को तुम आराम से याद रख सकते हो। एक 22 मार्च है और एक हो गया 22 अप्रैल, ठीक है। 5 अप्रैल 5 मार्च में ऑप्शन में है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया? 22 मार्च एंड 22 अप्रैल। 22 मार्च में क्या है बच्चों?
वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, क्या है बच्चों? वर्ल्ड वाटर डे। क्या होगा? वर्ल्ड वाटर डे। वैसे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल में होगा वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे, समझ आया? इसमें 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल क्या होगा? वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, समझ आया? वर्ल्ड वाटर डे और क्या होगा बच्चों? वर्ल्ड अर्थ डे। वैसे एक 5 दिसंबर भी है, उस 5 दिसंबर में क्या होता है बच्चों? 5 दिसंबर में आ गया वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे, समझ आया बच्चों? ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों? जब हम इसका भी थीम लिख सकते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक थीम भी है, उस थीम को भी लिख सकते हैं। वो थीम है बच्चों आवर लैंड आवर फ्यूचर। आवर लैंड आवर फ्यूचर, यहाँ पे लिख सकते हैं आवर लैंड आवर फ्यूचर, और रिस्टोरेशन के लिए और कुछ है, ठीक है ना? इतना तुम याद रख सकते हो, आवर लैंड आवर फ्यूचर। ये पूछ सकता है क्योंकि जून में था, ठीक है ना? और थीम हर साल चेंज होता है, ये ध्यान में रखना। डे लेकिन फिक्स रहते हैं। 2024 का जो थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर। वैसे ही अर्थ डे का भी एक थीम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल हो गया वर्ल्ड अर्थ डे। यहाँ पे सारे 5 लिखा हुआ था तो इसलिए मुझे याद आ गया 5 दिसंबर। 5 दिसंबर में क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, और एक याद रखना, एक इंपॉर्टेंट याद आ रहा है, 29 जुलाई, 29 जुलाई टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंडिया की टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व एक्ट के बाद कब आया था? टाइगर डे। सोचो, इंटरनेशनल टाइगर डे आ गया 29 जुलाई। हमारा क्वेश्चन ये है कि टाइगर रिजर्व एक्ट कब आया था? द टाइगर रिजर्व एक्ट केम इन 1972। टाइगर रिजर्व एक्ट कब आया था बच्चों? 1972 को टाइगर रिजर्व एक्ट आया था। ठीक है, ये हो गया बच्चों तुम्हारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। व्हिच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इज नोन फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम? व्हिच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इज नोन फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव सिस्टम? पहला क्वेश्चन है सर, मैंग्रोव क्या होते हैं? देखो, मैंग्रोव कहाँ पे होते हैं बच्चों? मैंग्रोव होते हैं बच्चों दलदल एरिया में। कहाँ पे? दलदल एरिया में, जहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? मिट्टी के ऊपर पानी है, स्वाम्पी एरिया, उसको बता सकते हैं बच्चों स्वाम्पी एरिया। क्या आता है? स्वाम्पी एरिया, दलदल एरिया या स्वाम्पी एरिया में होते हैं कौन सा बच्चों तुम्हारा? ये जो मैंग्रोव, ठीक है। और ये मैंग्रोव का खासियत क्या है बच्चों? ये स्वाम्पी एरिया में इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि ऊपर पानी है, नीचे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, एक लेयर पानी है, ठीक है, स्वाम्पी एरिया है, इसीलिए ये हो पाते हैं बच्चों। ये इनके पास क्या है खासियत कि ये लोग क्या करते हैं? एक रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एक रूट निकालते हैं, और उस रूट का नाम है बच्चों, उस रूट का नाम है एरियल रूट। उस रूट का नाम है एरियल रूट। एरियल रूट, रूट का नाम क्या है बच्चों? एरियल रूट। मतलब मिट्टी के ऊपर से एक रूट निकलता है, उस रूट का नाम है एरियल रूट। ये जो एरियल रूट निकालते हैं, इसीलिए बच्चों ये एरियल रूट से क्या करते हैं बच्चों? ये लोग ब्रीदिंग कर पाते हैं आराम से, इजीली। वो क्या करते हैं बच्चों? दे विल ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग करते हैं। एरियल रूट से वो क्या करते हैं बच्चों? ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए आसानी से वो जी पाते हैं। और ये जो मैंग्रोव वाला फॉरेस्ट है बच्चों, ये कहाँ पे है? सुंदरबन नेशनल पार्क में है, जो हमारी सबसे बड़ा वेटलैंड साइट है, जो रामसर की वेटलैंड साइट है। रामसर की वेटलैंड साइट है, रामसर कन्वेंशन की जो वेटलैंड साइट है, रामसर कन्वेंशन की जो वेटलैंड साइट है, उसकी सबसे बड़ा क्या है बच्चों? सबसे बड़ा है, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। रामसर एक सिटी है ईरान में, रामसर एक सिटी है ईरान में, जहाँ पे क्या हुआ है? रामसर एक सिटी है ईरान में, जहाँ पे हम लोग सारे कंट्री बैठे थे, डिस्कशन किए थे कि हम कैसे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि वेटलैंड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज मिलते हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर की मतलब बफर एरिया में है। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर की बफर एरिया में है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज मिलते हैं। तो इसीलिए बच्चों रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। तो सबसे बड़ा जो हो गया इंडिया का सुंदरबन है। लेकिन पहला रामसर साइट पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा रामसर साइट, पहला इंडिया का रामसर साइट कौन सा है? तो याद रखना चिल्का। पहला रामसर साइट इंडिया का क्या है बच्चों? चिल्का, ठीक है। पहला रामसर साइट आ गया बच्चों कहाँ पे? चिल्का। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कौन सा नेशनल पार्क है जो वेस्ट बंगाल में है और यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वो गया तुम्हारा
कौन सा बच्चों? सुंदरबन। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है बच्चों? आसाम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे खासियत जो है, यहाँ पे एक एनिमल मिलता है, उस एनिमल का नाम है वन हॉर्न राइनोसॉर्स। क्या है इस एनिमल का नाम? वन हॉर्न राइनोसॉर्स। गिर नेशनल पार्क, गिर, अच्छा सुंदरबन में कौन सा मिलते हैं बच्चों? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन में क्या मिलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। काजीरंगा में मैंने बताया वन हॉर्न राइनोसॉर्स। गिर नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं बच्चों? एशियाटिक लायन। गिर नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं? एशियाटिक लायन। और रांथानापुर नेशनल पार्क, रांथानापुर राजस्थान में था। रांथानापुर नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चों? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट से जीके पढ़ाएंगे कि तुम आराम से समझ सकते हो कि जो जीके से तुम डर रहे हो उस डर को हटा सकते हो। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहो बीएससी के साथ। बीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके साथ जुड़े रहो। और हम ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिससे जीके तुम्हें आसानी लगेगा और इजी लगेगा। जैसे मैथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वैसे जीके में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। उस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट करूंगा और तुम लोग देखोगे कि कितना आसानी से स्टैटिक जीके याद हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक जीके कभी याद नहीं होता है। मैं तुम्हें याद कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है? तो डेली क्लास में आना और इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसको शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू।